मेरा नाम मोहम्मद सुबैर और मेरे साथ हैं साइमन इकबाल, इब्राहिम अब्बास और मोहम्मद इस्माइल। हम सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कॉमर्स यूनिवर्सिटी से और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 8वां सेमेस्टर हम सबका। और हमें कॉमर्स यूनिवर्सिटी वालों ने भेजा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने, डॉक्टर अली हैं एसोसिएट प्रोफेसर उन्होंने, और हमारे एचओडी सर हैं डॉक्टर अवैस, उन्होंने हमें भेजा है कि आप लोग डिफरेंट मतलब पूरी क्लास के क्लास में डिफरेंट कॉलेजेस में जाएँ, जाके रिन्यूएबल एनर्जी की आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देंगे, स्टूडेंट्स को गाइड करने और अवेयरनेस देंगे उसके बारे में। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप लोगों से किसी को अगर आइडिया होगा रिन्यूएबल एनर्जी है क्या चीज, अगर कोई बताना चाहे तो, मतलब क्या ऐड करता है रिन्यूएबल एनर्जी से कोई बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास वो होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज होती हैं। लेकिन नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज हम लोग खाली नेचुरल नहीं कह सकते क्योंकि कोयला होता है वो नेचुरल है लेकिन रिन्यूएबल नहीं होता। इस तरह ही हम लोग उसको कहेंगे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और वो डिफरेंट है हमारे पास, जैसे पानी है, हम लोग पानी से रिन्यूएबल सोर्सेज बना सकते हैं, हम लोग बायोगैस से बना सकते हैं, जियोथर्मल से बना सकते हैं, हम लोग विंड से बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे पास रिन्यूएबल में आती है और ये नेचुरल है सारी, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन ये रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं हो सकते, ना पानी खत्म हो सकता है कभी भी, ना हवा खत्म हो सकती है और बायोगैस कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इस तरह की सारी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं रिन्यूएबल से। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे सोलर। किसी को रेडियो सोलर से हम लोग किस तरह एनर्जी बना सकते हैं, सोलर से सब क्या सही है। और मतलब है आपको माइंड में किस तरह हो गई बेसिकली सोलर है, सूरज की हीट से हम इसको एनर्जी को बनाएंगे। सोलर जब सूरज से वो आएगी आपके प्लेट्स के ऊपर तो उससे आपकी डीसी वोल्टेज जनरेट होती है सोलर प्लेट से, और डीसी वोल्टेज हमें इन्वर्टर्स के थ्रू तो एसी में कन्वर्ट करते हैं और उनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आपने आइडिया होगा, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे जिस तरह आजकल बहुत सारे ट्रेंड में जा रहे हैं, सोलर लोग यूज कर रहे हैं, सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं अपने घरों में। और सबसे मजेदार चीज ये है कि ये ऐसी एक सोलर रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी रिटर्न होगी। आप लोग अगर सोलर प्लेट्स लगाते हो एक टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट थी आपके बिल क्योंकि कम आएंगे, आप दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करोगे अपना वाली, आपके बिल आपके पैसे कम रहेंगे, आपके पैसे बचेंगे, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइम पीरियड के अंदर वो कुछ सालों में या कुछ महीनों में डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपको रिटर्न होगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट भी देगी क्योंकि आप जब बाद में यूज करते रहोगे एक टाइम तक आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी। इन्वेस्टमेंट के बाद ये होगा कि आपके बिल भी कम आते रहेंगे क्योंकि आप सोलर यूज कर रहे हो, और जब बिल कम आते हैं तो आपके पैसे बचेंगे, वो आपके लिए बिग प्रॉफिट है। और आप लोगों को आइडिया होगा कि इससे कितना ट्रेंड चल रहा है, और ज्यादातर ये सोलर वहां भी यूज किया जाता है जहां पे लोगों को आइडिया होगी सूरज की हीट ज्यादा होगी। कई इलाके हैं कई जगह पे पंजाब के अंदर जिस तरह मुल्तान है वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे उसके लोग पिशावर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस तरह के काफी इलाके और भी हैं जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, तो उस साइड पे सोलर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसलिए सोलर की तरफ लोगों का ट्रेंड बहुत ज्यादा जा रहा है। इसके बाद विंड एनर्जी है, वो इब्राहिम आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज टॉपिक है विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विंड एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि हम विंड के थ्रू से जनरेट करते हैं। इस तरह से सोलर है वो हम सन से जनरेट करते हैं, लेकिन विंड में ये होता है कि वो हम हवा से एनर्जी को जनरेट करते हैं, और ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है हमारे पास, एक रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें ये होता है कि हम लोग ये टावर्स यूज करते हैं, जो ये फैन की शक्ल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग यूज करते हैं। इसके अंदर जनरेटर लगा होता है और जब विंड आती है तो विंड के प्रेशर से ये घूमता है, और ये घूमने के बाद अंदर जो जनरेटर का रोटर होता है ये उसको रोटेट करता है, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और इस टावर से नीचे से ट्रांसफार्मर लगा होता है,
ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो फिर हमारे पास डेवलप किया जाता है और उसके बाद फिर आगे ये सप्लाई किया जाता है, तो ताकि फर्दर घरों को और ये यूज़ किया जा सके। ये हमारे पास बेसिकली विंड पावर इसे कहते हैं, रिन्यूएबल। और दूसरा इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक ऑन फ्लोर विंड पावर होता है, एक ऑफ फ्लोर होता है। ऑन फ्लोर जो होता है वो पानी के अंदर हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करते होते हैं ताकि पानी की वजह से ये जनरेट हो सके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। और पानी में से क्यों हम लोग यूज करते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा जगह होती है हमारे पास ऑलरेडी, तो वहाँ पे अगर इसे यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक स्पेस नहीं लेती है हमारे से, और वो वैसे भी फ्री स्पेस हमारे पास होती है, तो वहाँ पे इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे जो निजाम होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है, तो वहाँ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑन शोर। ऑन शोर ये ही सेम जो मैंने आपसे सारी बात डिस्कस की, लैंड पे इसे किया जाता है, जमीन पे जो नॉर्मल एरियाज होते हैं वहाँ पे इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये एक या एक से ज्यादा ये जो विंड टावर्स हम लोग यूज करते हैं इसे विंड फार्म्स का नाम है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये हम यूज करते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, तो वो विंड के जरिए हम इसे यूज किया करते थे। ये विंड ये अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो ये हम लोग पानी से यूज करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कल का डैम और जिक्र होता है, तो ये हम लोग पानी के थ्रू यूज करते हैं इसे। अब इसमें क्या होता है कि रिजर्वायर से ये जो ऊपर आप देख सकते हैं पानी नीचे की तरफ आता है, स्लोप बनी हुई होती है, और वो नीचे जनरेटर लगा होता है, तो वो जनरेटर के रोटर को सेम मैकेनिज्म है, लेकिन ये विद द यूज ऑफ वाटर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो रोटर को ये रोटेट करता है और वहां से फिर जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आगे देता है, वो फिर हम लोग फर्दर यूज किया करते हैं। तो ये हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और पिछला जो था वो हमारे पास विंड था। ये दो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मेरा टॉपिक था, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मुश्तारिक है वो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो जियोथर्मल एनर्जी है ना। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जियो मीन अर्थ और थर्मल मीन टेम्परेचर एंड एनर्जी मीन एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो जमीन के अंदर पाई जाती है। मीन के जैसे जमीन के अंदर जो 300 मीटर 400 मीटर पे जब आपकी लेयर से नीचे चले जाओ तो जमीन के अंदर लावा होता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 सेंटीग्रेड से लेकर 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। जब जो लावा के साथ जो उसके ऊपर रॉक्स होती है वो हीट की वजह से उनका वजन कम हो जाता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा क्या करती है जी, मैग्मा का जिस टाइम वजन कम हो जाता है वो ऊपर की तरफ उठती है, और लावा क्या होता है नीचे से ऊपर आता है। कुछ इलाकों में तो जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल बहुत ज्यादा है, जैसे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होती है, मीन क्या वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनो फटते हैं। लेकिन आम इलाकों में भी एक एवरेज सी होती है जहाँ पे उसके बाद हम वो ऊपर आ जाती है, और हम 10 से 15 मीटर जमीन को खुदाई करके या 100 से 150 मीटर करके नीचे से हम वो जो है गर्म पानी निकाल सकते हैं, और वो गर्म पानी भी होता है और बाजू का वो स्टीम भी होती है। अगर हम उस स्टीम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दें विंड कोई भी टरबाइन या जनरेटर लगा दें, तो वो स्टीम टरबाइन है वो डायरेक्ट जनरेटर को रन करेगी और जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। मीन की ये भी है कि रिन्यूएबल सोर्स है, इस तरह के रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि जमीन तो जब तक क़यामत नहीं आती तब तक जमीन वैसी ही रहेगी, और जो उसके अंदर लावा है वो भी वैसे ही रहेगा। तो ये रिसोर्सेज जो फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर वक्त इसके इतना ज्यादा यूज नहीं है। उसके बाद इस जो नेक्स्ट आ गया वो बायोमैस आ गया। बायोमैस खासकर उन इलाकों में जैसे कि हमारे इधर कई इलाके हो गए या पंजाब साइड के वो इलाके जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा भैंसें गायें रखी होती हैं या जहाँ पे बहुत ज्यादा फसलें होती हैं, उस जगह के लिए सूटेबल है। अब बायोमैस एनर्जी में बायोमीन जनरल है और मैस मीन जो उनका जो फाजल मादा है। बायोमैस जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि वुड होगी या कोई भी फसल है, जैसे जंगल में है या दूसरी इसकी जो नीचे स्ट्रॉ होगी, तो उनको हम जला के कंबस्शन करके जो है हम उसमें क्या करते हैं जी, कंबस्शन करके हम स्टीम प्रोड्यूस करके तो जनरेटर चला सकते हैं।
अब बायोगैस में उन इलाकों में ज़्यादा है, जैसे कि मैं अपने गांव की बात करूँ, उधर की एक बायोगैस का प्लांट लगा हुआ है, जिससे उन्होंने एक कुआं टाइप बनाया हुआ है। उसके अंदर वो जो होता है कि उसका जो वेस्ट होता है गाय भैंसों का, वो उसमें डालते हैं और उससे एक गैस बनती है, जिससे वो कंबस्शन जो वो जलाते हैं उन्हें। इस वजह से और इसी गैस से या जो है वो अगर आप बड़े लेवल पे ले जाओ उसको, क्या हो सकता है जी कि वो आपका जो है जनरेटर से चल सकते हैं। इसी तरह ये कन्वर्ट हो सकती है कि अगर हम उसे लो ऑक्सीजन लेवल में अगर हम उसकी कंबशन करेंगे तो वो बायोगैस बायोफ्यूल जैसे कि मीथेन ये प्रोड्यूस करती है। और उसी से अगर हम स्टीम मीथेन को अगर हम जला के स्टीम बनाएं तो उससे भी हम जो है पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर टॉपिक में वो साइड आगे डिस्कस करेंगे। ये जो हमने टॉपिक्स कवर करने थे, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, वो करने हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी को कोई आइडिया है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जी, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, और कोई बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब बेनिफिट्स हमारे पास ये हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो अबंडेंट हैं। पानी ले लें, ठीक है, विंड एनर्जी ले लें, उसके बाद सूरज की छांव का करना, ठीक है, ये कभी भी खत्म हो सकती है। ताकत जब तक आखिरत नहीं आती इनमें रहना, ठीक है। तो हम इनको यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवर द टाइम हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कम से कम तर होते जा रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो आरबी मंडी जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, उसमें चीज़ों का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, वो तो सब आपको पता ही है, 290 रुपये लीटर, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो दूसरा बेनिफिट है वो रिन्यूएबल का ये है कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो मिनिमम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। और दूसरा ये है कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास और जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। स्टैट्स को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स की जो प्लांट्स लगे हैं उस पर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा ये है हमारे पॉइंट के, तीसरा भी हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा ये है कि चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कोई बता सकते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है, दरपेश आते हैं जो आएंगे, कुछ बता सकते हैं कोई? जैसे कि सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं, उससे लेट्स सपोज मौसम खराब है, जैसे कि 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिश है, उस वजह से अगर ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पे वो रिलाय करते हैं, तो उसकी वजह से उनको बिजली खराब नहीं हो सकती। अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और कोई? बिल्कुल, हमारे को तो ये है कि कैपिटल कॉस्ट हमारी रिन्यूएबल की ज़्यादा होती है, पर जब हम रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं या ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी है। तो ये जो कैपिटल कॉस्ट से किया जा सकता है। और कोई? चलिए करते हैं, इसमें है the intermittency of some renewable energy sources such as solar and wind can pose challenges for grid integration and energy storage. अब मसला ये है कि हाइड्रो से जो पावर जनरेट होती है वो केवीज में होती है, ठीक है, वो बहुत क्लास की होती है। सोलर की बात करें उसकी कम है कंपेयर टू। मसला यहाँ पे आता है कि जब ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन करनी होती है, जैसे हम अहमदाबाद के ग्रिड कर रहे हैं 132 केवी, तो उसमें थोड़ी मसले परेशानियां हमें पेश आती हैं। खैर उसमें भी काम चल रहा है, क्या पता फ्यूचर में वो चीज़ पे सामने जो हमारे पास। दूसरा ये है कि वो दूसरा पॉइंट भाई ने जो बताया कि इनिशियल कॉस्ट जो है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की वो होती है ज़्यादा, ठीक है, पर जब रनिंग कॉस्ट की बात पे है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात पे है, ठीक है, वो हमारे पास अच्छी है। पर यह है कि ये क्या उसको ड्रॉबैक कह सकते हैं, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, पर यह है कि अब ट्रेंड आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, तीसरे पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कर रहे हैं तो वो रिन्यूएबल एनर्जीज को एज सच सपोर्ट नहीं कर रही, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स की सोर्सेज को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर रिन्यूएबल को सपोर्ट किया जाए तो
कहाँ से कहाँ बात जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तीसरा है फ्यूचर आउटलुक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुछ बता सकते हैं फ्यूचर क्या है इसका? कोई भी नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द ग्लोबल ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सेलरेटिंग, ड्राइविंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, कॉस्ट रिडक्शन एंड क्लाइमेट प्रायोरिटीज। अच्छा, तो फ्यूचर आउटलुक हमारे पास ये है कि जाहिर बात है हम फॉसिल फ्यूल्स मतलब दुनिया में ज़्यादा तरीके के फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करके एनर्जी जनरेट की जा रही है। रिन्यूएबल पे करने की ये है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जा सकती है, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए और अर्थ के लिए एक क्या प्लस पॉइंट कहा जा सकता है इसको। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग with solar and wind leading in the way in coming decades। ये है कि आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से हमें पता भी नहीं था, हम कहते लेके सोचते थे ये कैसे होने वाला है, मैं 100 में से 1 घर में होता था। अब तो ये है कि जिन्होंने देखे इंडस्ट्रीज जो है वो कन्वर्ट कर रही है सोलर पे, ठीक है। उसके बाद मोटर के पास जाते हैं तो इंडस्ट्री आती है के पास, उन लोगों ने विंड प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। वो विंड को यूज कर रहे हैं और सोलर को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी वो काफी बचत हो रही है। अगर वो वहाँ पर यूज करते हैं तो वहाँ से काम बहुत चली जाती है। अच्छा, अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन है जी, रिन्यूएबल एनर्जी इज a key solution to addressing climate change, reducing pollution and promoting sustainable development। अच्छा, कंक्लूजन में ये कहूँगा कि यार हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है अगर हम उस पर कन्वर्ट करें तो ह्यूमैनिटी को फायदा ही है, कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलपिंग है, ठीक है, अबंडेंटली हमारे पास अवेलेबल हैं। हम उस पर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए मुफीद है, ठीक है, दुनिया के लिए मुफीद है। और इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करूँगा। आप लोगों के वक्त के लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी और थैंक यू। और अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकते हैं। समुद्र में जो गर्ल्स हैं क्या हम उनसे बिजली बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं यार। मैं आपको मैकेनिकल तो नहीं बता सकता, पर ये कि जो गेट होती है हमारे पास, ठीक है, हम कुछ ऐसे और मैकेनिज्म लगा सकते हैं। तो हाँ, चलो बताओ। आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, आप ये पूछना क्या चाह रहे हैं? मतलब जो भी ओशन है ना वो कंटिन्यूसली एक फ्लो के साथ होते हैं, उनमें जितने भी वेव्स आते हैं वो शॉर्ट वेव से होते हैं, फ्लो के साथ आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो उसी जो वेव जिस तरह फ्लो में आते हैं उसी वेव का अगर हम यूज करें तो हम उससे बिजली नहीं बना सकते हैं। जहाँ तक आगे समुद्र के पानी की बात, तो उसके आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना उसमें 2 चीजें यूज हो रही है। एक ये हो रहा है कि आपके जितने भी सोलर सेल्स हैं वो हम लगा रहे हैं पानी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। उससे हमारे पास 2 फायदे होते हैं। एक, जब पानी के ऊपर कवरिंग आ जाएगी तो आपका जो पानी वो इवापोरेट नहीं होगा, पानी आपका बचा रहेगा। सेकंड चीज कि आपका जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो एक हीट जनरेट करती हैं जो कि उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगी। जब नीचे से ठंडा पानी से कूल रखेगा तो सोलर की एफिशिएंसी भी ठीक रह सकती है। और दूसरी बात टाइडिंग लगेगा करता है, तो जो आपकी एनर्जी है टाइड्स की जब ऊपर नीचे जाती है तो उसको एक मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू, गियर्स के थ्रू जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है और वो जनरेटर रोटेट करते हैं, उससे एनर्जी बाकी इस तरह का होल है। मेन केस उसका क्या है कि उसके ऊपर ऐसे रॉड्स, ऐसे गियर्स लगाए जाते हैं ताकि वो एक पानी के जो ऊपर नीचे जाने की जो डायरेक्शन है उसके साथ मूव करेंगी और साथ साथ वो जनरेटर को भी रोटेट कर सकें। तो 2 चीजें बता दी, एक रिन्यूएबल वाली वो बता दी मैंने आपको कि सोलर को हम पानी के ऊपर क्यों लगा रहे हैं, और सेकंड चीज ये कि टाइड्स के थ्रू हम एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं। और इसमें हमारे यूनिवर्सिटी में पॉइंट हो चुका है जो कि काफी बेहतर था और काफी उसने अचीवमेंट हासिल की। तो मेरे क्वेश्चन हैं आपको जो सोलर एनर्जी से जनरेट होती है, जिस तरह का इस तरह के ऑपरेशन इसमें तो जो लोग बिल्कुल मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी से काट आउट करते हैं तो उनके लिए बनाते हैं। तो सिस्टम का हमारे पास ये स्टैंडर्ड है
और एक दिन रखिएगा। जो आपने बता दें कि बिल्कुल मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दें और आपके फिर जब मौसम खराब हो जिस तरह के इस तरह चल रहा है कि बारिश में बहुत कम जो है जनरेशन होगी उसमें तो काफ़ी बड़ा मसला होगा। उसका हल ये है कि आप जो है स्टैंड डाउन सिस्टम न करें और आप जो है ग्रिड सिस्टम लगा दें ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप वापस दें और जब आपके पास एक्सेस है तो आप दोबारा ऑर्डर को कुछ यूनिट्स दे सकें। तो बेहतर ये होता है हाउस होल्ड के लिए कि वहाँ पे आप स्टैंड डाउन सिस्टम इंस्टॉल ना करें, आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम को इंस्टॉल करें। क्या हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं। इस समय आपको